हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में जो आपके यूपी होमगार्ड के लिए मॉक टेस्ट की तरफ पे जो है वो 100 प्रश्नों का जो ये सेट जो है वो कराया जाता है हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर। जो पहले सुबह दोपहर में 2 बजे होता था, अब जो है सुबह जो आपका 6 बजे से जो है ये क्लास होगी। कब से होगी? तो 6 बजे सुबह ये जो क्लास अब डेली बेसिस पे होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो है होली के बाद आपकी ये क्लासेस जो है सुबह 6 बजे जो है शिफ्ट कर दी जाएँगी, जैसा कि पहले रेगुलर सुबह 6 बजे जो है चलता था। तो चलिए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि काल बैसाखी खाली स्थान में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। तो काल बैसाखी की बात की जाए तो काल बैसाखी जो है बंगाल और असम में, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो है शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। तो काल बैसाखी जो है बंगाल और असम में जो है शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। या मानसून पूर्व जो है रेनफॉल होती है। कैसी? मानसून के पहले का जो है यह काल बैसाखी जो है होता है। इस काल बैसाखी त्योहार भी जो है वो पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? भारत की जलवायु को वर्णन करने के लिए क्या शुष्क जलवायु शब्द है, उष्णकटिबंधीय मानसून है, ध्रुवीय जलवायु या फिर रेगिस्तानी जलवायु शब्द है? तो भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल मानसून जो है इसका उपयोग किया जाता है। यह एक जो शब्द है वो कौन सा मानसूनी शब्द है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून शब्द का उपयोग जो है भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अल्पाइन जलवायु कहते हैं, आर्कटिक जलवायु कहते हैं, टुंड्रा जलवायु कहते हैं या फिर मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्ण तथा उपोष्ण 2 कटिबंध जो है जलवायु के पाए जाते हैं, इसलिए इसे वो मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? फरवरी के प्रारंभ में, अक्टूबर के आरंभ में, जून के आरंभ में या फिर जनवरी के आरंभ में? तो बात करें भारत में मानसून का अनुमानित आगमन जो है जून के आरंभ में हो जाता है। कब होता है? जून महीने के आरंभ में जो है और भारत में जो है वो मानसून का आगमन हो जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के ज़रिए। 1 जून को जो है ये केरला के तिरुवनंतपुरम में जो है मानसून जो है वह प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जेठ धारा है, पश्चिमी विक्षोभ है, तिब्बत पठार है या फिर ITCZ है? तो भारत के जो है मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसके द्वारा निभाई जाती है? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है मानसून को जो है आकार देने में निभाया जाता है। वहीं बात करें जो है आकार हो ITCZ के द्वारा भी दिया जाता है। किसके द्वारा? ITCZ भी जो है मानसून का आकार देने में, जो भारतीय मानसून का आकार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पूर्व मानसून को चाय की वर्षा, केले की वर्षा, अंगूर की वर्षा या फिर आम्र वर्षा कहते हैं। तो पूर्व मानसून की बात करें तो केरल और कर्नाटक में जो है चाय की वर्षा कहा जाता है। क्या कहते हैं? चाय की वर्षा जो है वह पूर्व मानसून को कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है या फिर केरल है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला जो है भारत का पहला राज्य की बात करें तो केरल है। और कब प्राप्त होता है? तो 1 जून को जो है वर्षा प्राप्त करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है? मानसीराम, मुंबई, सिंगापुर या फिर व्यालील को? तो सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जो है केरल जो है असम के मानसीराम को, सॉरी, जो है कहाँ के?
मानसीराम को जो है जानते हैं, जो खासी पहाड़ी पर जो है मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय में खासी पहाड़ी पर मानसीराम अवस्थित है, जहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा देखने को होती है, जिसे सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु या फिर मानसून ऋतु? तो शीत ऋतु में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तरी राज्यों में जो है वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है पर्वतीय यानी स्नोफॉल और मैदानों में जो है रेनफॉल होता है। राजस्थान में बात करें तो गेहूँ के समय जो है ये जो है यहाँ पर जो है स्नोफॉल या जो है बारिश हल्का-फुल्का होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिट्टी की किस परत में जो है ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? ह्यूमस की सर्वाधिक सांद्रता क्या पेरेंट रॉक में, ऊपरी मृदा में, उपमृदा में या फिर अपरदित चट्टान सामग्री में होते हैं? तो मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो ऊपरी मृदा में जो है सर्वाधिक मात्रा में ह्यूमस जो है देखने को मिलता है। सड़े गले अपभ्रंश जैविक पदार्थों में जो है ह्यूमस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? उपजाऊ मिट्टी, सिलिका से, कोयला से या फिर पेट्रोलियम से? तो पंजाब राज्य जो है उपजाऊ मिट्टी से जो है वो जो है प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? टुंड्रा, अल्पाइन, शीतोष्ण या फिर पर्णपाती? तो हिमालय के गिरिपथ पर पाए जाने वाले वनों की बात करें तो पर्णपाइन वन जो है यहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत में जो है वो पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ की बात की जाए तो भारत में कहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में जो है वो कटीले वन और झाड़ियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था? सिंचाई के लिए भूजल को, सरकारी बीजों का इस्तेमाल को, जैविक खाद का प्रयोग या फिर कार्बनिक खाद्य का जो है प्रयोग? तो निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हरित क्रांति के द्वारा जो है जैविक खादों का प्रयोग को जो है वो प्रतिस्थापित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों का समूह कौन सा है? क्या मेथेन है, O2 है, CO2 और नाइट्रोजन है? मेथेन, O2, CO2 और O3 है या फिर मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 और O3 है या फिर H2O2 CO2 और N2 है? तो ग्रीन हाउस गैसों की बात की जाए तो मेथेन हो गया, N2O हो गया, CO2 हो गया और O3 जो है ये आपके ग्रीन हाउस गैसों का समूह है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? मुंबई, पटना, नई दिल्ली या फिर लुधियाना में? बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तो ये आपके नई दिल्ली में जो है अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर सिक्किम? तो न्यूनतम जनघनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में था। कहाँ पर था? अरुणाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम जनघनत्व था। और सबसे अधिक जनघनत्व की बात करें तो कहाँ पर था? तो दिल्ली में था और उसके बाद बिहार में जो था राज्यों में था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली असमकालीन जनगणना कब हुई थी? 1792, 1972, 1772 या फिर 1872 में? तो भारत में पहली असमकालीन जो जनगणना है 1872 के समय जो है मेयो जो था उसके समय यह असामयिक जनगणना हुई थी। उसके बाद जो है 1881 से जो है वह 10 वर्षों के अंतराल की जनगणना जो है वो प्रारंभ हो गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर दिन और रात में तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? माउंट एवरेस्ट, चिल्का झील, थार रेगिस्तान या फिर अंडमान निकोबार में? तो जो है तापमान में सर्वाधिक अंतर जो है थार रेगिस्तान में होने की संभावना है। कहाँ पर? थार के रेगिस्तान में जो है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय नदियों का प्रवाह विशेषता का कौन सा युग्म सही है? ऊपरी को विसर्ग और निचली जो है भागों को गोखुर झील कहते हैं। केवल एक सही है, केवल दो एक सही है या फिर एक न तो एक न ही दो है या फिर दोनों सही है? तो हिमालय नदियों के प्रवाह की विशेषताओं में जो है इनमें से कौन सा सही है? तो बात करें जो है ऊपरी भाग इसको विसर्ग नहीं कहा जाता है, ये ऑप्शन गलत है। और निचली भाग को जो है गोखुर झील कहते हैं, तो केवल ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है
वो राइट होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? क्या सुजाता महापात्रा का है, बिरजू महाराज का है, रुक्मणी देवी का या फिर शोभना नारायण का? तो ओडिसी नृत्य से इनमें से किसका संबंध है? तो ओडिसी नृत्य से बात करें तो इनमें से किस कलाकार का संबंध है? तो ओडिसी नृत्य जो है आप लोग बताएंगे किस कलाकार का जो है संबंध ओडिसी नृत्य से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गरबा नृत्य की बात की जाए तो किस राज्य का जो है? गुजरात का, केरल का, हरियाणा का या फिर पंजाब का? तो गरबा आपका जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। किस राज्य का? गुजरात का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू, घूमर, लावड़ी या फिर भांगड़ा? तो बात करें महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा जो है नृत्य जो है वो किया जाता है? तो लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा जो है वो किया जाने वाला नृत्य है। भांगड़ा की बात करें तो पंजाब में होता है। बिहू जो है वो कहाँ पर होता है? तो बिहू आपका पश्चिम बंगाल, बिहार में भी किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक या फिर सत्रिया? तो बिहू नृत्य जो है किससे, बिहू नृत्य शैली इनमें से किससे जो है वो प्रभावित है, आपको यह बताना है। तो बिहू नृत्य शैली की बात की जाए तो बिहू नृत्य शैली जो है वो कौन सी है? तो सत्रिया से जो है प्रभावित है। कौन से नृत्य शैली से प्रभावित है? तो सत्रिया से प्रभावित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अत्याधुनिक नृत्य का जनक जो है किसे माना जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक गुरु बिपिन सिंह को, उदय शंकर को, बिरजू महाराज या फिर गोपी कृष्ण को जो है वो माना जाता है। तो भारत में जो है आधुनिक नृत्य का जनक जो है उदय शंकर को जो है वो माना जाता है। किसको माना जाता है? उदय शंकर को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र का? तो मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो ये केरल का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम किस हिंदू भगवान के से प्राप्त हुआ है? कार्तिकेय, विष्णु, शिव या फिर कृष्णा? तो बात करें मोहिनी अट्टम जो है भगवान विष्णु के जो है नाम, हिंदू जो भगवान है उनके नाम से जो है वो प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक नृत्य से है? त्रिपुरा, अवध, विजयनगर या फिर बड़ोदरा? तो अवध जो रियासत है इसका संबंध जो है कथक नृत्य से है। कथक नृत्य किसका है? तो अवध का संबंध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गुज्जर, भील, जाट या फिर गोंड? तो गैर नृत्य की बात करें तो किस समुदाय के द्वारा संबंधित है? तो भील समुदाय से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? ढिम्पा, बिहू, गैर या फिर थाम्पू? तो गैर का संबंध जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह राजस्थान से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी संवैधानिक संस्था समेकित कोष से धन की निकासी का नियंत्रण करती है? वित्त आयोग, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति? तो समेकित कोष से जो है धन निकासी का नियंत्रण कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? तो बात करें वह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा यह जो है कार्य किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है यह कार्य कैग के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर कौन से में किया गया है? तो आर्टिकल 39 में, 39A, 43A या फिर 48A में किया गया है। तो मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय की बात जो है आर्टिकल 39A में जो है वो किया गया। आर्टिकल 39 में जो है कल्याणकारी राज्य के जो है प्रावधान किया गया है। 43A में जो मजदूरों को जो है औद्योगिक कार्यों के प्रबंधन की जो है भागीदार बनाया जाए, और 48 में जो है ए में बात की गई पर्यावरण सुरक्षा, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन मतदान नहीं कर सकता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या फिर विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य? तो बात करें जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है विधान कौन से सदस्य जो है वह चुनाव जो है मतदान नहीं कर सकते हैं? तो जो है विधान परिषद के जो है सदस्य जो है इसका मतदान नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य जो है मतदान नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर जातीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को राजभाषा से संबंधित किया गया है? भाग जो है 15 को, भाग 16, 17 या फिर 18 को। तो राजभाषा से जो है कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग नंबर जो है 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित। वहीं भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है और 15 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। वहीं बात करें 18 में तो आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राजभाषा जो है आर्टिकल नंबर 343 से कहाँ से 343 से 351 तक इसका प्रावधान जो है आर्टिकल भाग 17 में जो है किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपित देवनागरी जो है ये ऐसा कहा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में? तो पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के में जो है वह हुई थी। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में नागौर जिले में जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो सेवानिवृत्ति की आयु की बात की जाए तो 62 वर्ष जो है वह इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है, जो पहले 60 वर्ष हुआ करती थी। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा इसको 62 वर्ष कर दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष? तो बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इसी के साथ अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है? निरपेक्ष वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो या फिर विशेषित वीटो? तो कौन से वीटो के द्वारा? तो पॉकेट वीटो के द्वारा जो है वह शक्ति के तहत राष्ट्रपति विधेयक को जो है अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जुड़े? 42वां, 44वां, 52वां या फिर 73वां? तो समाजवादी शब्द की बात की जाए तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना के केंद्र बिंदु थे? 5वीं, 9वीं, चौथी या फिर 7वीं? तो खाद्य कार्य और जो है खाद्य कार्य और उत्पादकता की बात की जाए तो कौन से पंचवर्षीय योजना का जो है ये आपका था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसका मुख्य बिंदु था? तो आपकी जो है खाद्य कार्य और उत्पादकता की बात की जाए तो आपके जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है केंद्र बिंदु था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? दूसरी, 5वीं, 7वीं या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत को पहचानना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 7वीं पंचवर्षीय निजी क्षेत्रों का प्राथमिकता। तो गलत सूची, 7वीं पंचवर्षीय निजी क्षेत्रों का प्राथमिकता नहीं था। निजी क्षेत्रों की प्राथमिकता जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें तो इसको प्रारंभ जो है वो कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ की बात की जाए 7वीं में, 5वीं में, 6वीं में या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है की गई थी? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब जो है होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस शास्त्रीय नृत्य की रचना की थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या फिर मोहिनीअट्टम? तो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की रचना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है? भरतनाट्यम, दही कला, उड़ीसम या फिर कथकली? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप का नहीं है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर यक्षगान? तो यक्षगान जो है वो शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं, बाकी तीनों आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित
संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में किसाऊ बांध किस नदी पर? वो बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी या फिर रिहंद नदी? तो किसाऊ बांध जो है वो टोंस नदी पर बनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल है, गुलाब है, पलाश है या फिर गेंदा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका पलाश है। कौन सा पुष्प है? पलाश जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट के जनक के रूप में मुख्य रूप से किन्हें जाना जाता है? टिम बर्नर्स-ली और मार्क एंडरसन को, विंट शार्प और बॉब कॉर्न को, रे टॉमलिंग और ब्रायन एक्टन को, जैक डोर्सी और जॉन कैम को? तो बात करें इंटरनेट के जनक के रूप में विंट शार्प और बॉब कॉर्न को जाना जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने जो है ईमेल का आविष्कार 1971 में किया था। मार्क एंडरसन के द्वारा जो है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक डिस्कवरी किया गया था। वहीं बात करें जॉन कैमी और जैक डोर्सी और जॉन कैम के द्वारा जो है व्हाट्सएप जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर या फिर बहराइच? तो सबसे न्यूनतम साक्षरता जो है श्रावस्ती की, सबसे अधिक किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1993 में विकसित मोज़ेक की मुख्य विशेषता क्या थी? पहला सोशल मीडिया ऐप था, पहला ईमेल सिस्टम था, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, बीएसएनएल की पहली सेवा थी। तो मोज़ेक जो है एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था जो मार्क एंडरसन के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी, भिखारी ठाकुर, संत कबीरदास या फिर लल्लू लाल? तो शेक्सपियर जो है भोजपुरी भाषा का भिखारी ठाकुर को जो है वो कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना किस स्तर की शिक्षा हेतु संचालित है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए मध्याह्न भोजन जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है कि व्हाट्सएप के संदर्भ में तकनीकी तथ्य सही है। इसकी स्थापना 2004 जुकरबर्ग ने किया था। सिग्नल प्रोटोकॉल पर उपयोग होता है। 2012 में गूगल ने इसको खरीदा था। फिर कैरेक्टर लिमिट 140 होती है। तो गूगल व्हाट्सएप के संबंध में जो है सिग्नल प्रोटोकॉल यानी एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन के लिए कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मृगावती नामक अवधी नामक भाषा की रचना कौन है? उस्मान है, कुतुबन है या फिर मुल्ला दाऊद की या फिर ईश्वर दास की? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है कि आईटी एक्ट 2000 किस धारा के तहत सरकार वेबसाइटों और ऐप पर ब्लॉक कर सकती है? धारा 66 को, 67 को, 39 को, 69 को या फिर 343 को? तो धारा 69 के तहत जो है सरकार किसी भी ऐप को जो है बैन या बंद जो है कर सकती है। इसी के द्वारा चीनी ऐप को बैन किया गया था। धारा 66A में जो है वो आपत्तिजनक सामग्री पर जो है पोस्ट करने पर जो है वो दंड का प्रावधान था, जिसको सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम जो है भारत संघ के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। 67 में जो है अश्लील सामग्री जो है पेश करने पर जो है दंड का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1968, 1976 या फिर 1989 में? तो बात करें हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई थी और संस्कृति संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर सन 1976 को हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश या फिर पैचासी अपभ्रंश से? तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से जो है वह हुआ है। कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है वह ब्रज भाषा का विकास हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अपराधियों की पहचान हेतु यूपी पुलिस जो है किस एआई ऐप का प्रयोग करती है? उमंग, त्रिनेत्र, डिजिलॉकर या फिर कुका? तो यूपी पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र जो है ऐप का जो है उपयोग जो अपराधियों की पहचान के लिए किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन के तहत किस वर्ष तक संख्यात्मक ज्ञान जो है लक्ष्य रखा गया? 2024-25, 25-26, 26-27 या फिर 29-30? तो निपुण भारत मिशन के तहत जो है किस वर्ष तक जो है वो लक्ष्य रखा गया है, ये आपको बताना है। तो बात करें कौन से वर्ष तक जो है वो रखा गया है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो बात करें कौन से वर्षों तक जो है इसका प्रावधान रखा गया है, तो वर्ष जो है निपुण
भारत मिशन के तहत 2029-30 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था? 1847 में, 1921 में, सन 2005 में या फिर सन 2016 में। तो बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो सन 2005 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में कुल 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या हो चुकी है। इलाहाबाद को जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये सबसे पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर केरल? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। कौन से राज्य से है? उत्तराखंड से है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रैमी नोबल के नाम से, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या फिर वृक्षमित्र पुरस्कार से? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तारापोरी समिति का गठन सुझाव किसके जो है किस क्षेत्र में सुझाव देने हेतु किया गया था? बैंक सुधार में, कर सुधार, पूंजी खाता परिवर्तन में या फिर बीमा सुधार में? तो बात करें तारापोरी समिति का गठन जो है वो किसमें जो है सुधार के लिए, इसका जो है सुझाव के लिए जो है इसका गठन किया गया था। तो तारापोरी की बात की जाए तो किसमें जो है सुझाव के लिए, तो यह जो है पूंजी खाता परिवर्तनशीलता के लिए जो है इसका जो है गठन किया गया था सुधार के लिए। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिसाइल वुमेन के उपमान से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर या फिर अमृता देवी को? तो मिसाइल वुमेन के नाम से जो है टेसी थॉमस को जो है जाना जाता है। किसको जाना जाता है? टेसी थॉमस को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? रंगराजन समिति, शिवराम समिति, कस्तूरी रंगन समिति या फिर नरसिंहम समिति? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा भाग भारत के किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो कैगा की बात करें तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, बीजिंग, वियना या फिर ब्रसेल्स में? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग, चीन में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? मिस्र में है, इटली में है, कंबोडिया में या फिर ब्राज़ील में है? तो अंकोर वाट का जो है प्रसिद्ध स्मारक की बात की जाए तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो अंकोर वाट जो है वो कहाँ पर अवस्थित है आपको यह बताना है। तो अंकोर वाट की बात की जाए तो अंकोर वाट जो है वो कौन से देश में जो है वो अवस्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोसाद किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो क्या भारत की, इजराइल की, पाकिस्तान की या फिर जापान की? तो मोसाद की बात की जाए तो इजराइल की जो है वो गुप्तचर संस्था है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या फिर अमृतसर को? तो बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है, कालिदास, बाणभट्ट या फिर चाणक्य हैं? तो पंचतंत्र जो है इस पुस्तक के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम की, जवाहरलाल नेहरू या फिर नेशनल मंडेला के? तो विंग ऑफ फायर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या निर्धारित थी? ग्लेशियर संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, टिकाऊ भविष्य के लिए जल। 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण थी। क्या थी? ग्लेशियर संरक्षण जो है 2025 का थीम था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था जिसे महावीर निष्क्रमण कहते हैं? 16, 25, 29 या फिर 35 वर्ष की आयु में? तो गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान जो है बोधगया में प्राप्त हो गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की किस अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी में? तो संविधान के जो है किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में जो वेतन का प्रावधान किया गया। तीसरी में शपथ की बात की गई। पहली में जो है संघ जो है भारत को संघ एवं राज्यों का संघ जो है बताया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक को इतिहास के सिडिक के नाम से जाना? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या फिर महापदा नंद? तो सिडिक के नाम से जो है बिंबिसार को जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का विभाग किसे सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जान मथाई या फिर सरदार बलदेव सिंह को। तो रक्षा मंत्री जो है सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था। जान मथाई जो है वो रेल मंत्री बने थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु को अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की थी? गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव ने? तो अमृतसर जलाशय अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से की बात करें तो डीपीएसपी, कनाडा से संयुक्त बैठक ली गई, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान में संशोधन लिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, मेगास्थनीज, डायोमेकस या फिर डायनोसियस है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। चाणक्य की बुक जो है वो अर्थशास्त्र है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा को, बी.एन. राव या फिर एच.सी. मुखर्जी को? तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एच.सी. मुखर्जी को जो उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शिवराज महाराज के मंत्रिमंडल किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज, नवरत्न, अष्टप्रधान या फिर अकाल तख्त कहते थे। तो इनके मंत्रिमंडल को जो है अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो कहते हैं 250, 403, 500 या फिर 545। तो अधिकतम संख्या जो है 500 होती है और उत्तर प्रदेश में 403 है और न्यूनतम संख्या जो है 60 होती है विधानसभा के सदस्यों की। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर टोक्यो में? तो लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान मासिक वेतन कितना है? क्या 2,25,000 है, 2,50,000, 2,80,000 फिर 3,50,000? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन की बात करें तो 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किस जनरल ने की थी? क्लाइव ने, कार्नवालिस ने, वेलेजली या फिर डलहौजी ने? तो सहायक संधि जो है वेलेजली के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय का सदस्य होता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग? तो मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर जर्मनी? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, अमेरिका से मूल अधिकार, जापान से बात करें तो क्या लिया गया? आप लोग कमेंट करके बताएं। जर्मनी से जो है आपातकाल लिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने किस नाम से पुकारा? सफेद कानून, काला कानून, देशद्रोह कानून, नमक कानून? तो रॉलेट एक्ट को भारत की जनता के द्वारा जो है काला कानून के नाम से पुकारा गया। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 124, आर्टिकल 129, आर्टिकल 137? तो जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 129 के तहत जो है एक अभिलेख न्यायालय है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, दिल्ली, लाहौर या फिर इलाहाबाद में? तो HSRA की स्थापना दिल्ली में जो है वो किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 या फिर 70? तो सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला वह शासक कौन था जो मयूर सिंहासन ले गए? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, बहादुर शाह जफर या फिर मोहम्मद शाह? तो नादिर शाह जो है वो मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो विधान परिषद का सदस्य 30 वर्ष होता है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 18 वर्ष जो है वो मतदान की न्यूनतम आयु होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रूप
रूप से निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता लेनिन को, स्टालिन को, अलेक्जेंडर द्वितीय या फिर कार्ल मार्क्स। तो आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को माना जाता है। इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम पहुँच चुके हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 1861 के तहत या फिर 321 के तहत। तो इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग हमें होमवर्क में जो है कमेंट में जो है वो बताएँगे। इसी के साथ यह क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।